जरा ध्यान से बता दूं बेटे, बहुत ध्यान से सब बच्चे सुनेंगे। कंसोलिडेशन कहां से स्टार्ट होगा? फ्रॉम द डेट द इन्वेस्टर एक्वायर कंट्रोल, उस दिन से आप कंसोलिडेशन कर सकते हो। जनरली कंसोलिडेशन हर साल के एंड में होता है, मतलब जिस दिन आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्लोज करते हो, बनाते हो, फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, उस दिन आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। अगर सिंपल शब्दों में मैं बोलूं तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में, मतलब 31 मार्च को आपका कंसोलिडेशन बनता है। अब देखो, आपने 1/4/2019 को कंट्रोल एक्वायर किया, यहां कंट्रोल एक्वायर किया, तो यहां से आपका कंसोलिडेशन शुरू हो जाएगा। आपको यहां पर भी बैलेंस शीट बना सकते हो, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, और 31 मार्च 2020 को तो आपको बनाना ही पड़ेगी। ठीक, अब ध्यान से जो मैं बात बताने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात। जिस दिन कंट्रोल एक्वायर किया होता है हमने ना, जिस दिन हमने कंट्रोल एक्वायर किया होता है, उस दिन हमें गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालना पड़ता है। गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालना पड़ता है। जिस दिन हमने कंट्रोल एक्वायर किया होता है, उस दिन हमें गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालना पड़ता है ऑन एक्वायरिंग कंट्रोल। ऑन एक्वायरिंग कंट्रोल, whenever we acquire control, whenever parent acquire control over subsidiary, then we have to calculate goodwill or capital reserve on the date of control. On the date of acquisition of control, we have to calculate goodwill or capital reserve. ठीक, ये बात समझ में आ गई? और यहां पर होता है कंसोलिडेशन। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। जिस दिन कंट्रोल एक्वायर होता है तो गुडविल कैपिटल रिजर्व निकाला जाता है, और गुडविल और कैपिटल रिजर्व हम निकालते हैं एज पर इंड एस 103। मतलब एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल की डेट पर इंड एस 110 नहीं लगता। इंड एस 110 लगेगा कंट्रोल की डेट के बाद में, जो कंसोलिडेशन होगा ना, यहां पर इंड एस 110 लगेगा। एक्विजिशन की डेट पर जिस दिन आपने कंट्रोल एक्वायर किया, चाहे वो कोई सी डेट हो, चाहे 1/4/1900, 2/4/1900, 1/7/1900, 1/10/1900, कोई सी भी डेट हो, बेटा ऑन दी डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल हमें गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालना पड़ेगा, एंड गुडविल कैपिटल रिजर्व विल बी कैलकुलेटेड एज पर इंड एस 103, जिसका नाम है बिजनेस कॉम्बिनेशन। इंड एस 103 का नाम है बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो इंड एस 103 के हिसाब से गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालेंगे ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल। ठीक, और कंसोलिडेशन जिस दिन होगा फिर वहां पर इंड एस 110 लगेगा। मतलब एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल के बाद बेटा जो भी फिर ट्रीटमेंट होंगे, पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस जो भी होंगे, वो सारे के सारे इंड एस 110 के हिसाब से आपको ट्रीट करना है। तो मतलब इस चैप्टर में, जो ये चैप्टर है ना इंड एस 110 या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बोले, इसमें इंड एस 103 भी लगेगा और इंड एस 110 भी लगेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक, तो यही बेटा इंड एस है। इंड एस 103 will apply on the date of acquiring control to calculate goodwill or capital reserve, and after the date of acquisition of control, Ind AS 110 will apply for all post acquisition changes. जितनी भी पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस हैं उन सब के लिए इंड एस 110 लगेगा। ठीक है, उनके लिए इंड एस 110 लगेगा। बताओ, ये बात क्लियर हुई? बोलो जी।
ठीक है, आइए देखो जी, कंसोलिडेशन, ठीक है। और सबसे पहले यहां लिखेंगे नंबर 1, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, जिस दिन कंट्रोल एक्वायर किया उस दिन, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, एक्विजिशन की डेट पर, कंट्रोल की डेट पर क्या होगा, लिखिए व्हेन कंसोलिडेशन will start from the date when parent acquire control over subsidiary, ठीक है। आगे लिखेंगे ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल वी हैव टू अप्लाई Ind AS 103 for calculation of following, कैलकुलेशन ऑफ फॉलोइंग, हमें क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले कंसिडरेशन पेड, एक तो कंसिडरेशन पेड चाहिए होगा हमें, कंसिडरेशन पेड। अच्छा, कंसिडरेशन पेड का मतलब है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक तो ये चाहिए होगा हमको, ठीक। मतलब आपने इन्वेस्टमेंट, आपने शेयर खरीदे होंगे ना होल्डिंग, मतलब सब्सिडरी के, तो उसके लिए पेमेंट क्या होगा, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन पेड या कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। दूसरी चीज आपको क्या चाहिए, नेट असेट ऑफ सब्सिडरी, और सब्सिडरी की नेट एसेट में मतलब क्या चाहिए, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू, आपको फेयर वैल्यू चाहिए, यानी फेयर वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू। सब्सिडरी की नेट एसेट चाहिए, भाई क्या है उसकी एसेट लायबिलिटी को ही तो अपने साथ जोड़ोगे, ठीक है। तो उसकी एसेट लायबिलिटी को अपने साथ जोड़ने के लिए आपको उसको नेट एसेट बोलते हैं, नेट एसेट की फेयर वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी उसकी। अच्छा, नंबर 3 आपको एक चाहिए होगा बेटा, वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अच्छा, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एनसीआई, एनसीआई, ठीक है। ये क्या है बेटा, होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने सब्सिडरी के 100% शेयर खरीद लिए, तो वो होगी होली ऑन सब्सिडरी। लेकिन अगर आपने 60% शेयर खरीदे हैं तो सब्सिडरी वो अब भी है, 70% खरीदे तब भी है, 80% खरीदे तब भी है, 90% शेयर खरीदे तब भी, वो आपकी सब्सिडरी है। अब अगर आपने मान लीजिए 80% शेयर खरीदे हैं सब्सिडरी के, तो आप कंट्रोल तो कर रहे हो, 20% जो है, 20% जो बचा, दैट इज कॉल्ड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, जिसको हम पुराने एएस में माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलते थे, अगर आपको ध्यान हो तो,
माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट ही नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हमको इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो बेटा, अगर मान लीजिए सब्सिडरी कंपनी की नेट एसेट है 10 लाख, 10 लाख, ठीक है। तो 10 लाख जो है बेटा, इसमें से कंट्रोलिंग इंटरेस्ट तो मेरा है, मतलब कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन है? मैं। अगर मैंने 80% तो इसमें 8 लाख हिस्सा मेरा है, ठीक है। लेकिन 2 लाख रुपए ऐसे लोगों का है जो नॉन कंट्रोलिंग है, जो इस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, उनको बोलते हैं नॉन कंट्रोलिंग। तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो है वो 2 लाख है, मतलब माइनॉरिटी लोगों का जो हिस्सा, जो बचे हुए लोग हैं उनका हिस्सा। अब होता क्या है, जब हम कंसोलिडेशन करते हैं तो हम पूरी नेट एसेट का करते हैं, मतलब हम टोटल असेट, टोटल लायबिलिटी को उठाकर अपने साथ ऐड कर देते हैं, जबकि हमारा हिस्सा सिर्फ 80% में है। मालिक हम 80% के हैं। ध्यान से सुनिए, जब हम कंसोलिडेशन करते हैं तो सब्सिडरी की सारी असेट, सारी लायबिलिटी को अपने साथ जोड़ देते हैं, जबकि मालिक हम 80% के हैं, 70% के हैं, 60% के हैं, और ऐड कर लिया हमने उसकी सारी नेट एसेट को। तो बेटा जो असेट हमने ऐड की हैं उसमें 20% हिस्सा हमारा नहीं है, वो किसका है? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का है। तो उस नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को हमें लायबिलिटी साइड में दिखाना पड़ता है। अगर मैंने 10 लाख रुपए की असेट अपने साथ जोड़ ली, अब इस 10 लाख में 2 लाख मेरी नहीं है, तो 2 लाख किसकी है? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की, यानी माइनॉरिटी का। तो वो माइनॉरिटी का हिस्सा आपको लायबिलिटी में दिखाना पड़ेगा। 10 लाख आपने असेट में जोड़ दिया, उसमें से 2 लाख आपका नहीं है, तो आप उसको 2 लाख जो आपका नहीं है वो आप लायबिलिटी में दिखाओगे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के नाम से, ठीक है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के नाम से दिखाओगे, दैट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक, वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अच्छा, इसकी वैल्यू कैसे निकलती है हम बताएंगे अभी। 4th पॉइंट, गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज। गेन ऑन बार्गेन परचेज, अच्छा, जो कैपिटल रिजर्व होता है उसका नाम है यहां पर गेन ऑन बार्गेन परचेज। आप उसको कैपिटल रिजर्व बोल सकते हो, ठीक है। तो गेन ऑन बार्गेन परचेज भी बोलते हैं इसको, कैपिटल रिजर्व भी बोल सकते हो। तो ये 4 चीजें आपको यहां पर देखना है। किस डेट को? एक्विजिशन, जिस दिन आपने शेयर एक्वायर किए, जिस दिन आपने शेयर एक्वायर किए उस दिन, ठीक है। यानी जिस दिन आपने कंट्रोल एक्वायर किया उस दिन इंडेस 103 लगेगा, और 103 इंडेस जो है आपको ये 4 चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। 4 चीजों में नंबर 1 कंसिडरेशन पेड यानी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, दूसरा नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी की फेयर वैल्यू चाहिए, ठीक है, तीसरा वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट चाहिए, मतलब जो शेयर हमने नहीं खरीद रखे, दूसरे जो बाहर वालों का हिस्सा, माइनॉरिटी का हिस्सा, वो चाहिए हमको, और गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज चाहिए, ठीक है। ये लोग चाहिए हमको, ये चीजें चाहिए। और देखिए ये कैसे हमको गुडविल या कैपिटल रिजर्व हमको निकालना कैसे है, आप देखिए। नंबर 2 यहां लिखेंगे, हाउ टू कैलकुलेट गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज। गेन ऑन बार्गेन परचेज, ठीक, कैसे? मैं स्टेटमेंट बनाकर देता हूं। सबसे पहले यहां लिखोगे कंसिडरेशन पेड, कंसिडरेशन पेड का मतलब है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वो यहां पर ले लेंगे। इसमें प्लस करेंगे बेटा वैल्यू ऑफ एनसीआई। एनसीआई मतलब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ये क्यों ऐड हो रहा है अभी बेटा बस थोड़ा सा लिख लो, बात को मैं बताऊंगा। इसमें से माइनस करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ 100% नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी, सब्सिडरी कंपनी, वो यहां से माइनस कर दो। फेयर वैल्यू ऑफ 100%, 100% का मतलब
आपने अगर शेयर भले ही 80% खरीद रखे हो, 60% खरीद रखे हो, 50% से ज्यादा खरीद रखे हो, 90% खरीद रखे हो, लेकिन नेट एसेट 100% ही लेना है, क्योंकि कंसोलिडेशन जब हम करते हैं तो 100% नेट एसेट का करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको वो माइनस करना है, और फिर यहां पर आएगा गुडविल और कैपिटल रिजर्व या गेन ऑन बार्गेन परचेज। ठीक है, अब आपको ये देखना है, अगर बेटा फिगर पॉजिटिव आया तो गुडविल, निगेटिव आया तो गेन ऑन बार्गेन परचेज होगा। ठीक, इसको मैं एंट्री के फॉर्म में भी आपको डालकर दिखा देता हूं। लीजिए जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज भी अभी आपको समझ में आ जाएगा। जर्नल एंट्रीज देखिए, नेट एसेट अकाउंट डेबिट, भाई नेट एसेट जो है आप सब्सिडरी की नेट एसेट उठाकर लाओगे तो उसकी एसेट अपनी यहां उठाकर लाओगे तो डेबिट करोगे। ठीक है, किस वैल्यू पर? फेयर वैल्यू। सर ये फेयर वैल्यू हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा या गिवन होगा? बेटा आपको गिवन होगा, आपको सब्सिडरी की फेयर वैल्यू गिवन होगा। ठीक है, अच्छा एक लाइन छोड़ेंगे, यहां लिखेंगे टू कंसिडरेशन। टू कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये पेमेंट होगा। आप यहां पर टू बैंक भी लिख सकते हो, अगर आज ही पेमेंट किया है तो टू बैंक, अगर हो सकता है आपने शेयर दिए हो तो अपने शेयर दे दिए हो तो टू शेयर कैपिटल, हो सकता है आपने कोई अपनी असेट दे दिया हो तो टू असेट भी कर सकते हो। ठीक है, टू कंसिडरेशन। अच्छा, टू एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, भाई लायबिलिटी है वो आपकी, आपने 100% शेयर, मतलब आपने 100% नेट एसेट जोड़ लिया, आपने 100% नेट एसेट जोड़ लिया, 100% नेट एसेट जोड़ लिया, जबकि 20% आपका हिस्सा नहीं था, तो 20% आपको लायबिलिटी में दिखाना पड़ेगा। तो एनसीआई वैल्यू कैसे करते हैं हम अभी सीखेंगे। ठीक है, अब आपको यहां पर बैलेंसिंग फिगर देखना है, गुडविल होगा या कैपिटल रिजर्व होगा। अगर बेटा ये दोनों ज्यादा हैं, मतलब ये दोनों का टोटल नेट एसेट की वैल्यू से ज्यादा है, तो यहां गुडविल आ जाएगा। ऊपर आप देख ही लीजिए मैंने क्या करा था, मैंने क्या यहां पर करा था, देखो कंसिडरेशन पेड प्लस वैल्यू ऑफ एनसीआई, तो यही तो मैं कर रहा हूं, देखो कंसिडरेशन प्लस वैल्यू ऑफ एनसीआई माइनस क्या कर रहा हूं, नेट एसेट। तो अगर डेबिट आता है तो गुडविल अकाउंट डेबिट, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। अगर बेटा नेट एसेट ज्यादा है, पेमेंट और एनसीआई का टोटल कम है, तो फिर ये होगा गेन ऑन बार्गेन परचेज, गेन ऑन बार्गेन परचेज। और ये गेन ऑन बार्गेन परचेज आपको कहां दिखाना है, ये कैपिटल रिजर्व यानी अदर इक्विटी जो है ना उसमें दिखाना होता है। ठीक है, गेन ऑन बार्गेन परचेज, इसको हम बोल सकते हैं बैलेंसिंग फिगर। तो एक ही चीज होगी, या गुडविल होगी या गेन ऑन बार्गेन परचेज होगा। यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं कैपिटल रिजर्व, इसको बोलते हैं। यहां लिखेंगे बीइंग कंट्रोल एक्वायर्ड, कंट्रोल एक्वायर्ड। ठीक है, कंट्रोल एक्वायर्ड। अब मैं एक एग्जांपल लिखूंगा, उस एग्जांपल से आपको सारी चीजें मैं समझा दूंगा। ठीक है, सारी चीजें मैं समझा दूंगा कि एनसीआई की वैल्यू कैसे निकलती है। एनसीआई की वैल्यू दो तरीके से निकलती है बेटा, एक फेयर वैल्यू मेथड है इसका, और एक प्रोपोर्शन इन नेट एसेट, प्रोपोर्शनेट नेट एसेट मेथड है। दो मेथड हैं एनसीआई की वैल्यू निकालने के लिए। आइए मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहां पर, एग्जांपल 1 लिखिए, ए लिमिटेड एक्वायर 80% शेयर इन बी लिमिटेड ऑन 1/4/2019 and paid consideration फॉर रुपीज 30 लाख। ठीक है, 30 लाख। नेट एसेट ऑफ बी लिमिटेड
हैज फेयर वैल्यू ऑफ रुपीज 35 लाख 35 लाख ठीक है, 35 लाख। आगे लिखेंगे बी लिमिटेड हैड $50,000 शेयर of rupees 10 and have market value of rupees 75। ठीक है, मार्केट वैल्यू है 75। कैलकुलेट गुडविल ऑब्लिक गेन ऑन बार्गेन परचेस एंड ऑल्सो पास जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री बना दी। ठीक है, जर्नल एंट्री बना दी। जर्नल एंट्री देखो, जरा ध्यान से मेरी बात सुन लेना सब लोग। परचेस कंसिडरेशन दे रखा है 30 लाख रुपए आपने पे किए। नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी दे रखा है 35 लाख का। आपको सिर्फ क्या निकालना है, आपको निकालना है एनसीआई की वैल्यू। एनसीआई की वैल्यू जैसे ही निकलेगी आपका गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकल आएगा। ठीक है, तो आइए मैं आपको एनसीआई की वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। पहले एग्जांपल आपने लिख लिया, पहले मैं आपको एनसीआई की वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। आप यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट यानी एनसीआई। उसके बाद लिखेंगे वैल्यू ऑफ एनसीआई कैन बी कैलकुलेटेड बाई 2 मेथड्स। 2 मेथड से एनसीआई की वैल्यू निकाली जा सकती है। कौन कौन से 2 मेथड? नंबर 1 फेयर वैल्यू मेथड, फेयर वैल्यू मेथड मतलब फेयर वैल्यू मेथड मतलब शेयर होल्ड बाय आउटसाइडर इनटू वैल्यू पर शेयर। शेयर होल्ड बाय आउटसाइडर इनटू वैल्यू पर शेयर, यह है फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। यानी इस मेथड में लिखेंगे इन दिस मेथड वैल्यू ऑफ एनसीआई will be as under shares held by NCI into value market value per share या fair value per share। into fair value per share। ठीक है, और एक और भी तरीका है,
कंसिडरेशन पेड बाय पेरेंट डिवाइडेड बाय पेरेंट परसेंटेज ऑफ होल्डिंग इनटू परसेंटेज ऑफ एनसीआई। इस तरीके से भी निकाल सकते हो भाई। अब जैसे यही क्वेश्चन है, आप ये देख लीजिए, आप इस क्वेश्चन में देखिए जरा बेटा, बी लिमिटेड यानी जो सब्सिडरी है उसके टोटल शेयर कितने हैं? 50,000। 50,000 में 80% शेयर तो किसने खरीद लिए? ए लिमिटेड ने। तो एनसीआई के पास कितने शेयर हैं? 20%। तो 50,000 का 20% बोलो कितना होगा? 10,000। तो 10,000 शेयर एनसीआई के पास हैं और एक शेयर की वैल्यू क्या है? देखो मार्केट वैल्यू है 75। तो आप बताइए एनसीआई की वैल्यू कितनी होगी? फेयर वैल्यू 7.5 लाख होगी। 10,000 इंटू 75 7.5 लाख हो जाएगा, है ना? 7.5 लाख रुपए एनसीआई की वैल्यू हो जाएगी। तो आप जरा देखिए यहां पर, आप देखिए वैल्यू ऑफ एनसीआई यानी फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई इन अबव एग्जांपल $50,000 शेयर हैं बी के इंटू 20% 10,000 इंटू एक शेयर की वैल्यू है 75। तो आप जरा देख सकते हो 7,50,000 फेयर वैल्यू हो जाएगा। और अब जरा दूसरी चीज देखिए, आप देखो बेटा कंसिडरेशन पेड कितना है? 30 लाख। और जानते हो ये 30 लाख कितनी परसेंटेज के लिए पे किया? 80% परसेंटेज के लिए पे किया भाई। 30 लाख रुपए पे किए हैं 80% के लिए, तो 20% की वैल्यू क्या होगी? ये भी देख लो 7.5 लाख ही आएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर मान लीजिए वैल्यू पर शेयर आपको ना गिवन हो, आपको अगर वैल्यू पर शेयर ना गिवन हो, सोचिए अगर वैल्यू पर शेयर आपको ना गिवन हो तो आप क्या करोगे? कंसिडरेशन पेड बाय पेरेंट डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ होल्डिंग ऑफ पेरेंट इनटू परसेंटेज ऑफ होल्डिंग ऑफ एनसीआई। आपका फेयर वैल्यू आ जाएगा 7.5 लाख। ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या है? ये तो फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू के हिसाब से हम निकालते हैं एनसीआई की वैल्यू। अच्छा, सेकंड नंबर पे है प्रोपोर्शनेट नेट असेट मेथड। प्रोपोर्शनेट नेट असेट मेथड। प्रोपोर्शनेट नेट असेट मेथड में हम क्या करते हैं? हम कहते हैं फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट जो है उसमें एनसीआई का जितना हिस्सा है वही वैल्यू ऑफ एनसीआई है। यानी वैल्यू ऑफ एनसीआई इन दिस मेथड विल बी fair value of NCI, fair value of net asset of subsidiary into percentage of NCI। परसेंटेज ऑफ एनसीआई। इस क्वेश्चन में देखिए फेयर वैल्यू कितनी है? फेयर वैल्यू है बेटा 35 लाख। 35 लाख जो है वो फेयर वैल्यू है, ठीक है, नेट असेट की। तो नेट असेट की फेयर वैल्यू है 35 लाख और एनसीआई का हिस्सा है बेटा 20%। तो आप जरा देख लीजिए एनसीआई की वैल्यू कितनी होगी? 7 लाख होगी। 7 लाख यानी फेयर वैल्यू अगर देखा जाए तो बेटा 7.5 लाख है एनसीआई की, और जो प्रोपोर्शनेट नेट असेट मेथड के हिसाब से वैल्यू है 7 लाख। तो दोनों ही मेथड से वैल्यू अलग अलग आएगी, और बेटा वैल्यू अलग आएगी तो गुडविल भी अलग आएगी। जब एनसीआई की वैल्यू जैसे चेंज होगी गुडविल या कैपिटल रिजर्व की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है। अब सवाल उठता है सर हम कौन सा मेथड लेंगे? बेटा पहले तो क्वेश्चन आपको बताएगा कि कौन सा मेथड लेना है। अगर आपको क्वेश्चन कुछ ना बताए तो मेरे हिसाब से आपको फेयर वैल्यू मेथड लेना चाहिए, दैट इज मोर रेलिवेंट। वो बढ़िया मेथड है फेयर वैल्यू मेथड। ठीक है, फेयर वैल्यू मेथड लेना चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे, मैं नोट लिख देता हूं एक,
which method is taken for calculation of NCI will be given in question। आपको क्वेश्चन बताएगा जहां तक है। इफ नथिंग स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन देन यूज फेयर वैल्यू मेथड। ठीक है बेटा, इंडेस जो है वो बेस है फेयर वैल्यू पर, तो आप भी फेयर वैल्यू मेथड यूज करो। फेयर वैल्यू मेथड यूज किया जाएगा। और अब मैं आपको दोनों मेथड से गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकाल कर दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले तो आपसे गुडविल और कैपिटल रिजर्व ही पूछा है, फिर एंट्री पूछा है। तो पहले स्टेटमेंट बनाएंगे। आइए जरा यहां लिखते हैं स्टेटमेंट शोइंग गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेस। गेन ऑन बार्गेन परचेस ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, यानी जिस दिन कंट्रोल एक्वायर किया उस दिन की बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा पहले व्हेन एनसीआई इज वैल्यूड एट फेयर वैल्यू, एट फेयर वैल्यू। और यहां लिखेंगे व्हेन एनसीआई इज वैल्यूड एट प्रोपोर्शनेट नेट असेट मेथड, प्रोपोर्शनेट नेट असेट। यहां लिखेंगे कंसिडरेशन, कंसिडरेशन पेड। कंसिडरेशन है बेटा 30 लाख, दोनों ही केसेस में 30 लाख है। 30 लाख 30 लाख प्लस वैल्यू ऑफ एनसीआई, इस केस में है 7.5 लाख, इस केस में है 7 लाख, माइनस फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड की जो नेट असेट है उसकी फेयर वैल्यू 35 लाख, और इसमें भी क्या है 35 लाख। वो दोनों बराबर बराबर है, दोनों ही केस में। एक बार देखिए, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट 35 लाख 35 लाख, तो गुडविल हो गया 2.5 लाख और 2 लाख। ठीक, ये गुडविल हो गया। और उसके बाद एंट्री, ये फेयर वैल्यू मेथड, ये प्रोपोर्शनेट नेट एसेट मेथड, और यहां पर ये आपका निकल कर आ गया। ठीक है, एंट्री बैंक यानी नेट एसेट अकाउंट डेबिट,
गुडविल डेबिट टू बैंक यानी कंसिडरेशन और टू एनसीएल बीइंग कंट्रोल एक्वायर्ड। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।